गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, आप लोगों का मैराथन एक क्लास चल रहा है यूट्यूब में, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स है ये हम कंटिन्यूअस करते रहेंगे। नॉर्मली ये यूट्यूब में होता है बट कुछ दिन के लिए, लाइक एक हफ्ते के लिए, अभी जो मैराथन क्लास के लिए करंट अफेयर्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा इन फेसबुक, ठीक है। चलिए, तो हम ये पार्ट 3 है, हम दो पार्टों में ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून सबको। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज जेनजी वोट, ठीक है। जेनजी वोट जो है अवेयरनेस सॉन्ग वाज लॉन्च बाय ज्ञानेश कुमार इन कोची टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। आसान भाषा में एक सॉन्ग निकला था दैट कॉल्ड जेनजी वोट। ये किस लिए बनाया गया था, ये किस लिए हुआ था, ठीक है। जेनजी वोट जो है ये किस लिए हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या होता है, आप लोग आंसर देते रहो, आंसर कोशिश करते रहो। तो आंसर क्या होता है, आंसर इज इंकरेजिंग यूथ, ठीक है। इंकरेजिंग यूथ, जेनजी जो है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, इंकरेजिंग यूथ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ठीक है। तो इसलिए आपका जेनजी वोट आता है। अच्छा, तो ज्ञानेश कुमार है। अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्वियसली याद रखना है कि जो ज्ञानेश कुमार है ये कौन है, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। ज्ञानेश कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। अब सीईसी को छोड़कर दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, कौन कौन। एक है, अभी के हैं सुखविंदर सिंह साधु या सुखवीर सांधु, और दूसरे होते हैं वी जोशी। तो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है दैट इज ज्ञानेश कुमार। ये चीज याद हो गया। अच्छा, दूसरी चीज जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अमेंडमेंट एक्ट आया था दैट इज कॉल्ड 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इन 1988, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। यहां पर क्या किया गया, यहां पर जो एज है, वोटिंग का एज है, उसको बना दिया गया 18। पहले कितना होता था, पहले होता था 21, अभी हो गया है 18। किसने किया था, ये किया गया था बाई राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो ये दो चीजें हैं, तो सीईसी से एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये दो चीज जरूर याद रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन जो होता है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल अगर आपसे कभी पूछ ले तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल होता है 324, ठीक है। आर्टिकल नंबर 324, ठीक है, आर्टिकल नंबर 324। तो ये बेसिक तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे ये वाले जो पोर्शन, ये वाले जो पर्सन है, दिस इज नोन एज ज्ञानेश कुमार, ये वाला, ठीक है, ये ज्ञानेश कुमार है। तो ये जेनजी वोट गाना लेके आए हैं कहाँ पर, इन कोची केरला, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर यूज करता हूँ जिससे और अच्छे से दिखे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और जो एपीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एपीएससी में ऐसा सवाल वो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जो एपीपीएससी दे रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इलेक्शन का जो पावर है, ठीक है, इलेक्शन का जो पावर है, इलेक्शन का जो पावर है वो आपको इलेक्शन कमीशन के पास होता है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज या फिर जो पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ये जो दो होते हैं, इनका वोट कौन करवाता है, इनके वोट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये पॉलिटी में भी पढ़ते हो आप, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत या फिर जो लोकल बॉडीज बोलते हैं, तो उसका कौन करवाता है, उसका कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तीन चीज याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद 61st अमेंडमेंट एक्ट जिसमें एज चेंज हो गया, और थर्ड होता है इलेक्शन कमीशन।
नॉर्मली जितने भी इलेक्शन होते हैं वो करवाती हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है जुआंग ट्राइब, प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट। ये जो ट्राइब होती है जुआंग ट्राइब, ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर एक 16 साल की बच्ची है, ठीक है, 16 साल की बच्ची है जिन्होंने अवेयरनेस फैलाया था, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला था, तो इसी वजह से ये जो है ये न्यूज़ में आ गया है, जुआंग ट्राइब। ठीक है, तो ये कौन होगा, कौन सा होगा जुआंग ट्राइब? आपको मैं 30 सेकेंड का मौका दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ बताइए कि जुआंग ट्राइब कौन सा होगा। तो जुआंग ट्राइब जो होती है वो मिलती कहां पर है? जुआंग ट्राइब जो होती है वो मिलती है आपकी इन ओडिशा। आंसर क्या है? आंसर होता है ओडिशा। देखो आप लोग ट्राइबल जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब ट्राइबल एग्जाम्स बोल रहा हूँ, सॉरी, जो एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर ट्राइब से लेकर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी जो जुआंग ट्राइब है ना, तो जुआंग ट्राइब एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं PVTG। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड PVTG। PVTG का क्या होता है? पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये जो ग्रुप होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे इंडिया में कितने ट्राइब्स होते हैं? ऐसे इंडिया में होते हैं 75 ट्राइब्स। उस 75 ट्राइब्स में से एक ट्राइब होता है जुआंग, तो इसमें इसलिए इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये जो 75 ट्राइब्स हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपको दिखेगा वो दिखेगा इन ओडिशा 13, उसके बाद दिखता है इन आंध्र प्रदेश 12। ठीक है, तो ओडिशा में दिखता है 13, आंध्र प्रदेश में दिखता है आपका 12। ओके, एंड अगर आपसे पूछा जाए कि PVTG अरुणाचल में कितना है, जो अरुणाचल है, तो अरुणाचल में PVTG कितना है? तो अरुणाचल में याद रखिएगा, अरुणाचल में होता है 0। अरुणाचल में कोई PVTG नहीं है। तो PVTG सबसे ज्यादा कहां पर है? ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश, और अरुणाचल की अगर बात करें तो 0। ठीक है, और अंडमान निकोबार में भी आप कुछ आइलैंड सुनोगे जैसे सेंटलिस, जारोवा। ठीक है, तो ये सब भी PVTG के अंदर आ जाते हैं। ओके, चल, और यहां पर एक और चीज आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो मेनलैंड ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, जो मेनलैंड एसटीज होते हैं, तो वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके 5th शेड्यूल में। ठीक है, वो आते हैं आपके 5th शेड्यूल में। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो नॉर्थ ईस्ट में जो सारे ट्राइब्स होते हैं वो 6th शेड्यूल में नहीं आते। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम 6th शेड्यूल में आते हैं, नहीं, सारे ट्राइब नहीं आते। 6th शेड्यूल जो एरिया होता है, 6th शेड्यूल एरिया आपको दिखेगा इन आसाम, मेघालय, ठीक है, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो यहां पर आपको ये जो होते हैं ये आपके 6th शेड्यूल में आते हैं। यहां पर जो ट्राइब्स होते हैं वो 6th शेड्यूल में आते हैं। बाकी जो ट्राइब्स होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट में। स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो 6th शेड्यूल में जो एरियाज हैं, 6th शेड्यूल एरियाज आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के एरियाज आते हैं। जितने भी ट्राइब्स यहाँ के हैं वो सब तो आ ही जाते हैं। जो अरुणाचल के ट्राइब्स हैं वो भी 6th शेड्यूल में आते हैं, और जो 6th शेड्यूल का एरिया है, एरिया में ये 4 एरियाज आते हैं। बाकी अरुणाचल, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट में आता है। जैसे अरुणाचल का होता है 371H, ठीक है, 371A नागालैंड। ओके, चलो, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, बार बार घुमा घुमा के आता है। ये आप देख पाओगे 13 पर्टिकुलर ये हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है UCC। ठीक है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाला सेकेंड स्टेट कौन सा है? पहला स्टेट है उत्तराखंड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होती है UCC, विच गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 बिकमिंग सेकेंड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड टू इंप्लीमेंट UCC। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट
एंड सेकेंड स्टेट कौन बना है। आप लोग आंसर देते रहो, तब तक मैं कुछ चीज़ें बता दूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 44 में आता है इन डीपीएसपी। डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, 4th पार्ट है, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में आता है, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो यूसीसी है ये किस चीज के ऊपर इक्वलिटी लाएगी, यूनिफॉर्म किस चीज के ऊपर लाएगा, इन केस ऑफ मैरिज, ठीक है, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर इक्वालिटी होगी, इन चीजों के ऊपर इक्वालिटी होगी, ना कि सब चीजों पे। कैसे कल्चर होगा, कैसे ये होगा, उसमें यूसीसी काम नहीं करेगा। यूसीसी सिर्फ मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सब जो चीजें होंगी तो उसमें ही काम करेगा, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड स्टेट कौन सा बना है, एकदम सही, सेकंड स्टेट बना है आपका गुजरात, ठीक है, सेकंड स्टेट बना है गुजरात। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फॉरेन पावर कौन सा है, फर्स्ट फॉरेन पावर, फॉरेन पावर जिन्होंने यूसीसी लॉन्च किया था फॉरेन पावर, तो वो होता है आपका पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज पहले थे जिन्होंने पोर्तुगीज डोमिनेटेड जो एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए गोवा, ये सब जो एरियाज हैं, तो वहां पर यूसीसी को लॉन्च करके रखा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली कभी भी लॉन्च नहीं किया, ये चीज याद रखना, ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली कभी भी यूसीसी लॉन्च नहीं किया। और पोर्तुगलीज आए कब है, पोर्तुगलीज आए हैं 1498, और गए कब हैं, गए हैं 1961, 1498 से लेकर 1961, फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव। तो यूसीसी में ये छोटी छोटी चीज आती है, क्वेश्चन, यूसीसी बहुत ज्यादा चर्चे में है तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यूसीसी यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड सेकंड इंडियन ग्लोबली वुमेन ग्लोबली टू रीच माउंट एवरेस्ट बेस कैंप बाई बाईसाइकिल, ठीक है, साइकिल लेके वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंच गई। तो इनमें से कौन है, आप लोग आंसर देते रहो, इनमें से कौन है, आपको क्या लगता है। लेकिन जिससे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद रखना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। तो फर्स्ट, लास्ट, ओनली, ऐसे जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजें जरूर याद रखना है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन, सेकंड इंडियन वुमेन ग्लोबली। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोग आंसर देते रहो, या फर्स्ट इंडियन वुमेन की अगर बात करें तो ये 3-4 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट इंडियन, मैं यहाँ पर सब फीमेल्स की बात करूंगा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू एवरेस्ट, फर्स्ट इंडियन टू एवरेस्ट कौन है, फर्स्ट इंडियन टू एवरेस्ट, इनका नाम होता है बाचेंद्री पाल, बाचेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन टू एवरेस्ट इज तेंजिंग नोरगे, बट फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्लाइंब एवरेस्ट इज बाचेंद्री पाल। अच्छा, यहां पर आपके लिए एक सवाल, फर्स्ट इंडियन अरुणाचली, अरुणाचली वुमन कौन है, अरुणाचली वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट अरुणाचली वुमन, ये आप बताओ। अच्छा, जो जो सवाल और आता है उसमें बता दूं, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल इज आरती शाह, आरती शाह जी। तो सबसे पहला कौन होता है, उनका नाम होता है टी मीना, ठीक है, टी मीना। तो फर्स्ट अरुणाचली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। अच्छा, अब अरुणाचल से और 2 सवाल पूछा जाता है। जैसे एक सवाल मैंने देखा था, एक पेपर में देखा था, शायद वो एपीपीएससी का ही पेपर था, तो वहां पर पूछा गया था कि अरुणाचल में पद्मश्री किसको किसको मिला हुआ है, ठीक है, पद्मश्री। तो पद्मश्री दोनों लोगों को मिला हुआ है, तो उनका श्री डी एरिंग एंड श्री मामांग दाई, मामांग दाई, इन दोनों को जो बेहतरीन पर्सनालिटी हैं,
इन दो बेहतरीन पर्सनैलिटी को पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, चलो, तो अरुणाचल से भी जो फर्स्ट और ओनली हैं उनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, आपके लिए एक सवाल, अरुणाचल का फर्स्ट आईपीएस कौन है? आईएएस नहीं, आईपीएस पूछ रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट आईपीएस कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। तो आंसर क्या है? आंसर इज दिव्या सिंह। ठीक है, हम आंसर ही बोलना भूल गए। तो आंसर क्या होता है? आंसर इज दिव्या सिंह। और एवरेस्ट जो होती है उसको नेपाल में कहा जाता है सागरमथा या सागरमठ। नेपाल में कहा जाता है सागरमठ। ओके, नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल हीट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये देखो, ये सवाल बहुत ही डायरेक्ट है, इस सवाल को आप ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, इस सवाल को ना करो तो भी चलेगा, बहुत ही डायरेक्ट है। ये 2016 में है। ठीक है, 2016 में जो नेशनल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है तो लॉन्च किस साल हुआ है? दैट इज 2016 में। ठीक है, तो इन वर्ल्ड हेल्थ डे, काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट, वाटर, ये सब बहुत कुछ है। बट यहाँ पर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल। ठीक है, 2026 क्या है? 2026 में जो वर्ल्ड हेल्थ है उसका थीम क्या है? उसका थीम होता है टुगेदर विथ हेल्थ, हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। ठीक है, तो ये आपका थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का इस बार। तो कभी कभी ऐसे डेज पूछे जाते हैं ना, तो डेज जब भी पूछे जाएगा याद रखिएगा, डेज नॉर्मली 2 सवाल बनाता है। एक डेट्स पूछे जाते हैं और दूसरा थीम पूछा जाता है। ठीक है, एक डेट्स पूछा जाता है, एक थीम पूछा जाता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चे में है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप एपीपीएससी देख लो, एपीएससी देख लो, आएगा ही। दैट इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर है? क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट प्रोटोटाइप रिएक्टर है, इसने क्या किया है? इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया है। क्रिटिकलिटी क्या होती है? क्रिटिकलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जिनको नहीं पता, एकदम आसान भाषा में, जब फॉसिल फ्यूल बनना स्टार्ट करे। ठीक है, क्योंकि जब भी आप न्यूक्लियर मशीन स्टार्ट करते हो ना, न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट करते हो, तो आपको वहां पर थोड़ा सा फ्यूल लगता है, एज अ न्यूट्रॉन फ्यूल लगता है, जिससे वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो। लेकिन एक समय आता है जहां पर चेन रिएक्शन जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, वो खुद ही चेन रिएक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है एंड फॉसिल फ्यूल बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल बनाना स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकलिटी। तो क्रिटिकलिटी बना यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो सिंपल सा भाषा में यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल नहीं बोलूंगा, जो फ्यूल होता है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। अब ये कहां पर है? ये होता है इन पलक्कम। जी एकदम सही, ये पलक्कम में होता है, इन तमिलनाडु। ठीक है, पलक्कम तमिलनाडु। अब न्यूक्लियर, ये जो पावर है न्यूक्लियर से आपको 4 सवाल पूछे जाते हैं और 4 सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, रेलवे, एसएससी, सब जगह पर। तो 4 सवाल पे ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल क्या यूज होता है? तो फ्यूल होता है यूरेनियम 233 एंड यूरेनियम 235। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि एज अ मॉडरेटर क्या यूज किया जाता है?
मॉडरेटर क्या यूज किया जाता है? तो मॉडरेटर यूज किया जाता है हेवी वाटर एंड ग्राफाइट। ठीक है। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि कंट्रोल रॉड के हिसाब से क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल रॉड के हिसाब से यूज किया जाता है बोरॉन रॉड। एंड फोर्थ, जो सन होती है, तो सन में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है? तो सन में याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है। हमारे यहाँ पर अर्थ में क्या होता है? अर्थ में न्यूक्लियर फिशन यूज किया जाता है। सन में क्या होता है? सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब आपका हाइड्रोजन ये जुड़कर बना देती हैं हीलियम। हाइड्रोजन जुड़कर यहाँ पर हीलियम बनता है। यही सन के कोर का सोर्स है। ठीक है। आप बोल सकते हो सन का फ्यूल है। ओके। चल, तो फर्स्ट प्रोटोटाइप कहाँ पर बना है? ये आप देख पा रहे हो। ठीक है। इंडिजिनस प्रोटोटाइप कल्पक्कम, जिसमें क्रिटिकलिटी अचीव हो चुका है। ठीक है। एक और सवाल जो एपीपीएससी दे रहे हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ जानते हैं, क्योंकि ये तो इजी है, क्वेश्चन को टफ पढ़ना चाहते हैं, तो दो क्वेश्चंस याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर वो डीप में पूछे, ठीक है, थोड़ा सा डीप में पूछे तो दो क्वेश्चंस को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस किसको कहा जाता है? दैट इज होमी जहांगीर भाभा। दूसरा होता है हमारे देश का जो रिसर्च होता है, ठीक है, हमारे देश का जो रिसर्च होता है इन न्यूक्लियर साइंस, ये कहां पर होता है? ये होता है इन बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन बार्क। ठीक है। और रिसर्च कहां पर होता है? बार्क। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पावर प्लांट इन इंडिया कहां पर है, वो महाराष्ट्र की एक जगह होती है कॉल्ड तारापुर। महाराष्ट्र की जगह होती है कॉल्ड तारापुर। ठीक है। तो आपका जो भी सवाल बन सकता है इधर से उधर से, जितना भी सवाल है यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो पहले वो चीजें और यहां पर ये चीजें, नॉर्मली यहां से ही क्वेश्चन आपको बनेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वन हेल्थ समिट। अब वन हेल्थ समिट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समिट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट समिट होती है? क्योंकि यहां पर 4 बॉडीज क्या होती हैं, वो एक साथ आती हैं। यहां पर 4 बॉडीज जो हैं वो एक साथ आती हैं, आके ये समिट होता है। ठीक है। कौन से 4 बॉडीज हैं? जैसे फर्स्ट आता है सबसे, जो वन हेल्थ है, तो हेल्थ में आपको पता होगा WHO, WHO, ये तो होगा। उसके बाद होता है UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। उसके बाद होता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ। ये क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ में ये जो 4 बॉडीज हैं, WHO, UNEP, FAO एंड WHAH, तो ये जो हैं ये क्या है? ये आपके एक साथ आते हैं और वन हेल्थ समिट होता है। तो वन हेल्थ समिट कहां पर हुआ है इस बार हुआ है आपका फ्रांस में। ठीक है। वन हेल्थ समिट कहां पर हुआ है? वो हुआ है आपके फ्रांस। अच्छा, हु का हेडक्वार्टर जान लो। हु का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? हु का हेडक्वार्टर होता है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां होता है? यूएनईपी का होता है आपका नाइरोबी, केनिया। ठीक है। एफएओ का हेडक्वार्टर कहां होता है? ये होता है रोम, इटली। और एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ, इसका होता है पेरिस, फ्रांस। ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। इंडिया तो छोड़ दो, इंडिया तो पता ही है। अच्छा,
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की कैपिटल होती है वेलिंगटन, वेलिंगटन। ठीक है, तो वन हेल्थ समिट कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। चार बॉडीज मिलकर बनाती हैं, आती हैं, हु, यूएनईपी, एफएओ एंड डब्ल्यूएच। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ समिट जो हुआ है 7 तारीख हुआ है। ठीक है, 7 तारीख जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, अभी हमने देखा था वर्ल्ड हेल्थ डे, अंडर G7 फ्रांस। अच्छा, G7 जान लो, G8 पहले होता था, G8। G8 में से जो रशिया है उसको निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2014 में उसने एक जगह पर हमला किया था कॉल्ड क्रीमिया। ठीक है, यूक्रेन में होता है, क्रीमिया यूक्रेन में है। तो ये जो क्रीमिया पे हमला हुआ था 2014 में, तो इसकी वजह से रशिया को हटा दिया गया और बचा G7। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है कलाई हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रोपोज्ड इन विच रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो नए बनने वाले हैं। एक तो होता है आपका कलाई 2 और दूसरा होता है आपका कमला। ठीक है, कलाई 2 जो है और एक होता है आपका कमला। तो जो कलाई प्रोजेक्ट है वो किसके ऊपर है? कौन सी रिवर के ऊपर, जल्दी बताओ। और कमला जो प्रोजेक्ट है वो आपको कहां पर दिखेगा? वो आपको दिखेगा इन कामले डिस्ट्रिक्ट, कामले डिस्ट्रिक्ट, कुरुमकुमे। ठीक है, कुरुमकुमे एंड करादादी। कामले, कुरुमकुमे, करादादी, इन तीनों में मिला के आपका, तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के आपका ये जो कमला है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और कलाई 2 जो है, तो कलाई 2 किस रिवर के ऊपर बनी है? ठीक है, बहुत बढ़िया, कलाई 2 बनी है एकदम लोहित रिवर के ऊपर। ठीक है, कलाई 2 जो है वो लोहित रिवर के ऊपर बनी है। ओके, अच्छा, और मैं 2-3 डैम या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम बता देता हूँ कौन से रिवर के ऊपर बनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी किसके ऊपर बनी है? तो दैट इज दामोदर। नेक्स्ट भाखरा नंगाल, भाखरा नंगाल, ये किस रिवर के ऊपर बनी है? दैट इज सतलज। अच्छा, कोयना, कोयना, कोयना जो डैम है, कोयना डैम, तो कोयना डैम किसके ऊपर बनी है? कृष्णा। अच्छा, नेक्स्ट तुंगभद्रा, तुंगभद्रा किसके ऊपर बनी है? तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, लेकिन ट्रिब्यूटरी किसकी है? कृष्णा की। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रिहांद डैम, रिहांद डैम, ये रिहांद रिवर के ऊपर ही है, बट ट्रिब्यूटरी है ऑफ सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहांद डैम। एंड तेरी, तेरी, तेरी होती है भागीरथी रिवर के ऊपर, भागीरथी। एंड उसके बाद आता है, तेरी के बाद आता है आपका हीराकुंद, हीराकुंद, हीराकुंद होता है आपका महानदी के ऊपर, महानदी के ऊपर। और उसको छोड़कर एक और रिवर याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर पावर प्रोजेक्ट। ये कहां पर बना है? ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो डीवीसी, भाखरा नांगाल, कोयना, तुंगभद्रा, रिहांद, तेरी, हीराकुंद एंड नागार्जुना सागर, तो ये मेन है एज पर द इंडिया इज कंसर्न। ठीक है, एज पर द इंडियन कंसर्न। और अरुणाचल का एक प्रोपोज्ड है 2032 में बन जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा, दैट इज इन लो सुबनसिरी रिवर के ऊपर बन रहा है। ठीक है, सुबनसिरी के ऊपर बन रहा है, ये अरुणाचल का सबसे बिगेस्ट होगा। अरुणाचल का सिर्फ बिगेस्ट नहीं है, एज पर द इंडिया इज कंसर्न, इंडिया में भी वन ऑफ द टॉप बिगेस्ट होगा। ठीक है, सुबनसिरी रिवर के ऊपर बन रहा है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो कलाई 2 जो है वो किसके ऊपर बनी है? लोहित रिवर के ऊपर। ठीक है, अब देखोगे लोहित रिवर के ऊपर, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोहित रिवर के ऊपर ये कलाई 2 जो है ये बनाया गया है, और उसके साथ कमला जो है वो भी बनाया जाएगा। ठीक है, ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा,
अच्छा, नेक्स्ट होता है विच सिटी हैज लॉन्च ब्रीदेबल बिल्डिंग्स इनिशिएटिव। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ब्रीदेबल बिल्डिंग का मतलब है कि जो एआई है वो पॉल्यूशन को ट्रैक करेगी। बिल्डिंग के अंदर जो होता है पॉल्यूशन, बिल्डिंग के अंदर जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को वो ट्रैक करेगी। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर पॉल्यूशन को ट्रैक करेगी, उसे हम बोलते हैं ब्रीदेबल बिल्डिंग। तो ये कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है आपका मुंबई। देखो जो जो सवाल बहुत ही डायरेक्ट है ना, जो एपीएससी में आने के चांसेस थोड़े से कम है, उनको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लेके जाऊंगा, लेकिन जो जो सवाल का साइड वाइज क्वेश्चन बनता है उस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है हु हैज बीन इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है ये कौन बने हैं? डेप्यूटी चेयरमैन कौन बने हैं? इनमें से कौन बने हैं? अब राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा के बारे में जान लो। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी तो बहुत बढ़िया है, बात है, लेकिन अगर पॉलिटी नहीं पढ़ा है फिर भी यहाँ से सवाल, पॉलिटी से सवाल आएंगे, तो इससे जान लो। राज्यसभा में टोटल होते हैं आपके 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 जो है ये इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन मतलब एमएलए से बन के आते हैं। 12 होते हैं वो नॉमिनेशन से आते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड से आते हैं, और इसको करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का सबसे ऊपर जो पर्सन होता है उसका नाम होता है चेयरमैन, और चेयरमैन हमेशा याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट का एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है ये। ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है इन द वर्च्यू ऑफ पोस्ट। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हो तो आप ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाओगे। वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? अभी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा जो है कॉन्जिक्यूटिव कौन सा पर्सन हुआ है? दैट इज हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि अभी राज्यसभा में जो 238 लोग हैं इनमें से कितने लोग हैं? जैसे लोकसभा में होता है ना, लोकसभा में जो टोटल सीट्स है वो 550 है ना, 550 है, लेकिन अभी 543 मेंबर्स हैं। तो वैसे ही इनमें 238 मेंबर्स हैं, लेकिन 238 में से अभी कितने हैं? ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जान लो, ऐसा सिनेरियो होता है कि लोकसभा में जो पीएम होता है वो होता है लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, पीएम होता है लीडर ऑफ द हाउस, और जो पीएम के ऑपोजिट होता है वो होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, अब ये जो दो चीज हैं ये तो हमको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पता इनको कि जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा में जान लो स्पीकर होता है। थोड़ा सा डीप एपीपीएससी के लिए भी बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में जान लो। स्पीकर जो होता है वो नेचुरली रूलिंग पार्टी से होता है। ठीक है, जब वो स्पीकर बनता है तो अपना जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी को छोड़ देता है, जिससे वो बायसनेस ना रहे, तो रूलिंग पार्टी को छोड़ देता है, लेकिन वो नेचुरली रूलिंग पार्टी से ही होता है। और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है, ठीक है, जो डेप्यूटी स्पीकर होता है ना, वो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से होता है। ये चीज याद रखना कि स्पीकर जो है वो पहले रूलिंग पार्टी से जीत कर आता है तो वो स्पीकर बनता है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से होता है। तो बीजेपी से स्पीकर होगा तो डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा? वो आपका कांग्रेस से होगा। लेकिन हाँ, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर जब भी दोनों पद मिलेंगे उनको अपना पार्टी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द बेस्ट स्मॉल स्टेट
फॉर फास्ट सेटलमेंट एज सस्पिशियस क्लेम अंडर आयुष्मान भारत पीएम जय। ठीक है, आयुष्मान भारत में क्या है, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, तो इसमें क्या है आयुष्मान भारत स्कीम में कि आपको 5 लाख तक इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये जो 5 लाख इंश्योरेंस दिया जाएगा, तो यहां पर बात हो रही है कि जो इंश्योरेंस है इसका सेटलमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसके सेटलमेंट की बात हो रही है कि कौन से ने सबसे अच्छा सेटलमेंट किया है। तो सबसे अच्छा सेटलमेंट किसने किया है, दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का न्यूज है तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो दैट इज त्रिपुरा। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेट हेल्थ एजेंसी ऑफ त्रिपुरा हैज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट स्मॉल स्टेट फॉर फास्ट सेटलमेंट इन सस्पिशियस क्लेम्स। ठीक है, अचीवमेंट अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, ये अरुणाचल में भी है। नेक्स्ट होता है स्कारलेट फीवर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्कारलेट फीवर रिसेंटली स्कारलेट फीवर की जो बात उठी है वो बात उठी है। स्कारलेट फीवर असली में क्या है, स्कारलेट फीवर कहां पर इफेक्ट करती है, स्कारलेट फीवर इफेक्ट करती है टंग में। ठीक है, स्कारलेट फीवर जो है वो इफेक्ट करती है आपकी टंग में। तो स्कारलेट फीवर में क्या होता है, जो टंग होता है वो स्वेल हो जाता है एंड जो टंग है उसका कलर जो होता है वो डिस्कलर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है। अच्छा, अब यहां पर आपको ऑब्वियसली स्कारलेट फीवर आप लोग आंसर देते रहो। तो किसकी वजह से होता है, तो स्कारलेट फीवर होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से स्कारलेट फीवर होता है। अब कुछ सवाल जो बहुत बार पूछे जाते हैं और आपने भी पेपर में देखा होगा कि फीवर या फिर आपके बीमारी से, जैसे सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पूछा वाला जो सवाल, मीनामाटा डिजीज। मीनामाटा डिजीज, मीनामाटा डिजीज किससे होता है, ये होता है आपका मर्क्यूरी। ठीक है, अच्छा इटाई इटाई किससे होता है, कैडमियम। कैडमियम। एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट डिजीज किसके लिए होता है, फंगस। अच्छा, सिकल सेल, सिकल सेल डिजीज किसके लिए मोस्टली होता है, सिकल सेल डिजीज ये होता है ड्यू टू डिसफिगरेशन ऑफ आरबीसी। तो आप जस्ट आरबीसी डिसफिगर ये ऐसे करके लिख लो, आरबीसी डिसफिगर। ठीक है, तो सिकल सेल आरबीसी डिसफिगर की वजह से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बार पूछी जाती हैं, घुमा घुमा के पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। और अगर आपसे कभी बाकी चीज़ें भी पूछ ले, जैसे इन विटामिन का केस, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस ये तो हमको पढ़ना होता है, पर क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी विटामिन से भी पूछ लेता है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, आपका स्कर्वी, स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से, अगर विटामिन सी नहीं होगा। रिकेट, ठीक है, विटामिन डी। अच्छा, एलोपेशिया, एलोपेशिया का मतलब होता है बाल नहीं होना, विटामिन ई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका पेलेग्रा, B1। ठीक है, अच्छा उसके बाद एनीमिया, B6, B9, B12, अलग अलग एनीमिया होता है। ठीक है, अलग अलग एनीमिया होता है, पर्निशियस होता है, आपको मेगालोप्लास्टिक होता है, B6, B9, B12। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इनको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कारलेट फीवर आप देख पा रहे हो। ठीक है, स्कारलेट फीवर तो एक प्री हिस्पैनिक ममी मिला है। ठीक है, कॉजिंग स्कारलेट फीवर, एक बैक्टीरिया होता है। अच्छा, हिस्पैनिक क्या होता है, हिस्पैनिक जान लो, ये वर्ड यूज होता है हिस्पैनिक। हिस्पैनिक का मतलब होता है जो आपके ऐसे कंट्रीज जो स्पेन, ठीक है, स्पेन जो है, स्पेन से जुड़े हुए हैं
तो ऐसे कंट्रीज जैसे मान लीजिए स्पेन जहाँ जहाँ पर था उन कंट्रीज को कहा जाता है हिस्पैनिक, ठीक है, उसको कहा जाता है हिस्पैनिक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइक चिली, ओके, चिली, पेरू, तो ये हिस्पैनिक होता है। और जो लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका में होते हैं उनको कहा जाता है लैटिनो। तो लैटिनो एंड हिस्पैनिक जो है एक ही जगह पर हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लैटिनो का मतलब होता है लैटिन अमेरिका और हिस्पैनिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो स्पेन या स्पेन की कॉलोनी में कभी ना कभी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिप थ्रोट होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, टंग जो होता है फूल जाता है, ओके। नेक्स्ट, विच स्टेडियम अनवेल्ड राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले एंड? ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, आता है नहीं आता नहीं आता, ऐसा केस है। यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। दैट इज एम चिन्नस्वामी, ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट है, दैट इज एम चिन्नस्वामी। अच्छा, ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ए रोड वर्ल्ड ट्रैवल, जो बहुत ही डायरेक्ट है, उसमें हम ज़्यादा माथापच्ची ही नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन MOU टू एस्टैब्लिश एविएशन सिक्योरिटी टेस्टिंग सेंटर विथ 2 इंस्टीट्यूशन। कौन से 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है? वो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड RRU, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षक यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षक यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कि राष्ट्रीय रक्षक यूनिवर्सिटी पासीघाट में भी है ना, पासीघाट में भी है, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, मैंने फोटो देखा है, बहुत सुंदर। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ा सा एक चीज जान लो। विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड AI बेस्ड टूल्स नरित AI टू डिजाइन स्ट्रेंथन नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। NDPS एक्ट ये नार्कोटिक्स से जुड़ा होता है, नरित AI। अब नार्कोटिक्स की जब भी बात होती है, नार्कोटिक्स, ठीक है, नार्कोटिक्स में मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नार्कोटिक्स में यहाँ पर आपको एक वर्ड यूज किया जाता है, इसी वजह से। नॉर्मली हमारे देश में नार्कोटिक्स 2 जगह से मेनली आते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। एक आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान जो पंजाब वाला एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। और दूसरा होता है आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इन तीनों को कहा जाता है एक साथ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ नार्कोटिक्स, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो हमारे देश में इन 2 जगह से सबसे ज़्यादा आता है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान ये आपको दिखेगा पंजाब वाला एरिया, म्यांमार, थाईलैंड ये दिखता है नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो इसलिए आप जो पंजाब और नॉर्थ ईस्ट है उसमें ड्रग जो केसेस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी इंडिया। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सी स्टेट पुलिस ने AI यूज़ कर रहा है? तो दैट इज कॉल्ड गुजरात पुलिस, ठीक है, वो होगी गुजरात पुलिस। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको जानने की नहीं है, बस ये वाला चीज़ें जान लो। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज ही इधर ही रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड इंडिया डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पर सिंपल सा बात बोल रहा है कि जो माझगांव डॉक लिमिटेड है, इन्होंने कौन से पोर्ट में 51% का स्टेक होल्ड किया है? कौन से पोर्ट में 51% का स्टेक होल्ड किया है? तो ये कौन से पोर्ट में उन्होंने होल्ड किया है? ये होता है आपका कोलंबो डॉकयार्ड, ठीक है, जो कोलंबो श्रीलंका की जो पोर्ट होती है, कोलंबो श्रीलंका की जो पोर्ट है, श्रीलंका की जो कोलंबो पोर्ट है, तो यहाँ पर 51% उनका स्टेक होल्डर है। अब ये स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं क्योंकि हमारे नीचे ही श्रीलंका है, और अगर श्रीलंका में आपको पता होगा चाइना, ये भी याद रखना, चाइना श्रीलंका में ही एक पोर्ट होता है जिसका नाम होता है हम्बनटोटा। ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये चाइना कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। हम्बनटोटा जो पोर्ट है ये 99 ईयर्स के लीज पर है चाइना का। जब लीज लिया गया था तब बोला गया था कि यहाँ पर जो आर्मी शिप है, जो मतलब जो नेवी की शिप है, नेवी वाले डिस्ट्रॉयर्स, ये नहीं आएंगे, नॉर्मल शिप आएगा।
लेकिन जब वॉर होगा आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल शिप आएगा? अगर उनके पास 99 ईयर्स का लीज है, चाइना के सामने श्रीलंका कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है कि जो डिफेंस सेक्टर है उसको श्रीलंका में भी लेके जाओ। तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। इसका एक और ऐसा भी हमारे पास पोर्ट था जो अभी वापस आएगा कि नहीं पता नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा हमने मेहनत किया था बट कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। दैट इज नोन एज चाबाहार पोर्ट। चाबाहार पोर्ट ये कहाँ पर है? ये होता है ईरान में, ठीक है, ईरान में जो चाबाहार पोर्ट है। तो इसको काउंट, ठीक है, चाबाहार पोर्ट बनाया गया था टू हेल्प इंडिया एक्सेस इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, बट चाबाहार पोर्ट अभी तो गया, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर्स हम इधर ही रखते हैं, और नेक्स्ट कल फिर से हम करंट अफेयर्स लेके आएंगे, जो बाकी है चीज़ें वो करते रहेंगे। आप लोगों का फेसबुक में करंट अफेयर्स चल रहा है, वैसे ही यूट्यूब में अभी हमारा, यहाँ पर ये पोस्ट देता हूँ, यूट्यूब में अभी मैराथन क्लास चल रहा है फॉर रिसेंट एपीएसएसबी एग्जाम, ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हो रहा है। तो जो लोग एपीएसएसबी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो ज़रूर देखना, ठीक है, चेकआउट करना। ओके चलिए, तो इधर तक ही आज रखते हैं और नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।